थैंक यू आरती फॉर लेटिंग अस नो। तो टेल मी, सबने ये टॉपिक्स पहले किए हुए हैं? जस्ट जस्ट क्विक हैंड रेस, सबने किए हुए हैं ये टॉपिक पहले? क्विक क्विक हैंड रेस, बिकॉज बहुत ही फास्ट रैपिड रिवीजन होगा। आई वोंट राइट एवरीथिंग, मैं काफी स्पीड में जाने वाला हूँ। अगर आपने पहले नहीं किए हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात होने वाली है। तो अगर आप खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करके अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो या अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम देने वाले हो, तो ये आपके लिए एक टीजर जैसा है, एक बहुत ही रैपिड टीजर आपको मिल जाएगा, ताकि आपको पूरा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। अगर आपने पहले किया है तो आपको ये बहुत फास्ट फास्ट समझ आ जाएगा कि ये, हाँ, ये था, ये था, ये था टाइप। एंड यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग क्या पूछा जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में। तो मैंने स्पेसिफिकली ये तीन टॉपिक इसीलिए उठाए हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का सेशन अपना रहेगा टैबलेट कैप्सूल्स एरोसॉल्स। तो टैबलेट्स में हमें पता है, टैबलेट ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सबसे ज्यादा यूज होता है, काफी एडवांटेजेस हैं उसके, काफी डिसएडवांटेजेस है। नॉट गो इनटू दैट। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है एक्सिपियंट्स। टेबलेट में भाई कौन से एक्सिपियंट्स डलते हैं, क्या उनका यूज होता है, कौन से ब्रांड्स आते हैं, क्या उनके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो विल क्विकली गेट देयर, वहां जाएंगे हम क्विकली। तो जो पहला एक्सिपिएंट हमें पता होना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज डाइल्यूएंट, फिलर और बल्किंग एजेंट। तो डाइल्यूएंट, फिलर, बल्किंग एजेंट, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू मेक द बल्क ऑफ द ड्रग। जब आप टेबलेट बना रहे हो तो जो बल्क बनता है वो डाइल्यूएंट से बनता है, बल्किंग एजेंट से बनता है। इसका अपने आप में कोई काम नहीं है, कोई भी एक्सिपेंट का अपने आप में कोई इम्पैक्ट ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता। तो डाइल्यूएंट का काम है बल्क ऑफ टेबलेट बनाना, व्हेन डोजेस फॉर्म का डोज कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन आपका जो ड्रग है वो पोटेंट ड्रग है जिसका क्वांटिटी आप बहुत कम लेने वाले हो। अगर आप ऐसी चीजों पे टैबलेट बना रहे हो, वहां पे डाइल्यूएंट का क्वांटिटी काफी ज्यादा आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट योर प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। नाउ देर आर लॉट ऑफ डाइल्यूएंट्स जो अवेलेबल है मार्केट में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लैक्टोज। लैक्टोज भी तीन टाइप का होता है: एनहाइड्रस लैक्टोज, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, स्प्रे ड्राई लैक्टोज। स्टार्च, जीलेटिनाइज स्टार्च, मेज स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, इसमें ब्रांड नेम याद रख लेंगे, स्टार आर एक्स। फिर आ जाता है अपना डेक्सट्रोज, उसमें ब्रांड नेम एमडेक्स, सेल्यूटेब और सेरेलोज। फिर आ जाता है आपका मेनिटॉल, जिसमें आपका ब्रांड नेम है पर्लिटॉल। देन यू हैव सॉर्बिटॉल, देन यू हैव सुक्रोज, ब्रांड नेम डाइपैक, शुगर टैब, न्यू टैब। देन यू हैव एमसीसी, दैट इज ए माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। एविसेल के जितने भी ब्रांड्स हैं वो एमसीसी के अंदर आ जाते हैं। फिर सेलेक्स आ जाता है। देन यू हैव कैल्शियम, जिसका ब्रांड नेम है एनकम्पास, डाइटेफ, फ्यूजेकैलिन। तो ये आपके सारे डाइल्यूएंट्स हो गए, उसके ब्रांड नेम हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। बट इन स्पेसिफिक के बारे में भी कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लैक्टोज अगर मैं ले रहा हूँ, ओके, सो लैक्टोज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेन एवर यू टेक हाइड्रस लैक्टोज, अगर आप उसके साथ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन कंटेनिंग ड्रग बनाते हो, ये दो चीजों को मिला के आप कंप्रेस करके बनाते हो, तो आपके टेबलेट में एक डार्कनिंग कलर आएगा, ब्राउनिंग होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोराल्डिहाइड। इस पूरे इनकम्पैटिबिलिटी को, इस पूरे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम मिलार्ड्स रिएक्शन का नाम देते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर डेक्सट्रोज की बात करूँ तो डेक्सट्रोज को हम लैक्टोज का रिप्लेसमेंट की तरह यूज करते हैं, जहाँ पे मिलार्ड रिएक्शन हो रहा होगा वहां पे। देन यू हैव योर मेनिटोल। मेनिटोल हमें पता ही है च्यूएबल टेबलेट्स के लिए यूज होता है, मिलार्ड रिएक्शन भी नहीं आएगा। सॉर्बिटॉल, इट्स ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ मेनिटोल। सुक्रोज का हमने ब्रांड नेम्स देख लिए। एमसीसी, एमसीसी है ना, बहुत यूनिक प्लेसमेंट में है। तो एमसीसी एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिबल है, मतलब सीधा लो और डायरेक्ट कंप्रेस कर दोगे तो भी टेबलेट बन जाने वाला है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, बट अगेन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आप डिटेल नोट्स में देख सकते हो। कैल्शियम का एक इंटरेक्शन है जो हमें पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको याद रखना। जैसे मिलाद से, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कैल्शियम कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड ले रहे हो, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम डाइसल्फेट, ट्राइसल्फेट, कुछ भी ले रहे हो, एंड से आप अपना टेबलेट बना रहे हो,
तो क्या होगा, देर आर हाई चांसेस जो टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक है उसके साथ वो इंटरेक्ट करे, एक कॉम्प्लेक्स बना दे और वो इनसॉल्युबल हो जाए। तो वहां पे ये क्या हुआ, ये इनकम्पैटिबिलिटी अगेन आ गया। इसलिए कैल्शियम वाला जो कंपाउंड्स है वहां पे हम लोग टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, दैट इज योर डायल्यूएंस। सेकेंड, अब जाते हैं हम हमारे एडहेसिव पे। एडहेसिव का काम क्या है, जो हमारा ग्रैन्यूल्स है, जो हमारा पाउडर है, उसको कोहेसिव प्रॉपर्टी देना। तो ये बाइंडर का काम करता है, बाइंड कर देता है। यूजुअली एज अ पाउडर फॉर्म में ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो सॉल्यूशन फॉर्म में अगर आप ले रहे हो तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास क्या है, नेचुरल गम्स है, सच एज अकेशिया, ट्राइगेकन। देन यू हैव जिलेटिन, स्टार्च पेस्ट, liquid glucose, alginate such as methyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, HPMC, hydroxypropyl cellulose, HPC. Then you have ethyl cellulose. Then you have povidone और polyvinyl pyrrolidone, जो अलग अलग ग्रेड में हमारे पास होते हैं बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, K15, K30, K60, K90। ब्रांड नेम इसका याद रख लेना, कॉलिडॉन। अब जब आप नेचुरल गम्स को यूज करोगे तो वहां पे माइक्रोबियल अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। जिलेटिन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिलेटिन का डिटेल्स अभी हम थोड़ी देर में कैप्सूल्स में भी काफी अच्छे से देखेंगे। स्टार्च पेस्ट अगर आप बना रहे हो तो वो हमेशा ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, क्लियर कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो क्लियर हो जाएगा तो उसका मतलब है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अगर हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो डेक्सट्रीन बन जाएगा और ग्लूकोज बनेगा। जब खाली ग्लूकोज बचेगा तब वो क्लियर हो जाएगा। सो इसका मतलब है, अगर मेरा स्टार्च पेस्ट क्लियर बन रहा है तो वो खाली ग्लूकोज है, उसमें स्टार्च रहा नहीं है। ओके, ये यहाँ पे गलत है, लिक्विड ग्लूकोज का कुछ ऐसा नहीं है। आल्जीनेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, डायरेक्टली कंप्रेसिबल रहते हैं और ये एक्वस सॉल्यूशन अगर आप इसका बनाते हो तो काफी अच्छा बाइंडिंग प्रॉपर्टी देते हैं। इथाइल सेल्यूलोज सेम, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन को धीरा कर देता है इथाइल सेल्यूलोज। पॉलीविनाइल पायरोडिनोलिडोन, पोविडोन, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं। ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, प्रॉपरली सिंथेसाइज किया गया लैब का पॉलीमर है ये, जो एज अ बाइंडर यूज हो रहा है। तो ये हो गए आपके बाइंडिंग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट्स का काम क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो टेबलेट में आप ऐड करोगे टू फैसिलिटेट टेबलेट्स ब्रेकअप और डिसइंटीग्रेशन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स और यूनिट्स। जिससे क्या होगा, आपका जो टेबलेट है वो ब्रेक होगा और उसका डिसोल्यूशन फास्ट होगा। एग्जाम्पल्स क्या है अपने पास, एग्जाम्पल्स है हमारे पास स्टार्च, क्ले, क्ले में बेंटोनाइट और वी गम। स्टार्च में हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो स्टार्च होता है वो थ्री डायमेंशनली स्वेल होता है। अगर आप सेल्यूलोज का कोई डेरिवेटिव यूज कर रहे हो तो वो टू डायमेंशनली यूजुअली होगा। अब सेल्यूलोज भी यूज होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, हमने देखा था एमसीसी थोड़ी देर पहले, तो वो भी यूज होता है, बट उसका जो स्पेलिंग होता है वो टू डायमेंशनल होता है। स्टार्च का जो स्पेलिंग होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है। इसके सिवाय देर आर समथिंग कॉल्ड एज सुपर डिसइंटीग्रेंट्स ऑल्सो। अब सुपर डिसइंटीग्रेंट, नाम में सुपर है मतलब काम भी सुपर होगा, तो इसका ये मतलब है कि फटाफट ये डिसइंटीग्रेशन करा देता है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोस्पोविडोन, प्रोस कार्मिलोस सोडियम एंड सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। इसके ब्रांड नेम याद रखेंगे, कॉलिडोन फॉर प्रोस्पोविडोन, एसिडोल और प्रेमिलोस फॉर क्रॉस कार्मिलोस। अगेन ये सारे सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स हैं। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट तो स्टार्च का अपना आ गया, तो इसमें प्रिमोजोल और एक्सप्लोटेव हम याद रखें। देन कम्स लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का काम क्या है, दे आर इंटेंडेड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द टेबलेट इजेक्शन बिटवीन द वॉल्स ऑफ टेबलेट एंड वॉल्स ऑफ डाई कैविटी इन विच द टेबलेट इज फॉर्म। तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है हमारे प्रैक्टिकली बिटवीन योर वॉल्स ऑफ द टेबलेट एंड वॉल्स ऑफ द डाई कैविटी। अब लुब्रिकेंट क्या हो सकते हैं, इट कुड बी फैटी एसिड्स जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जिसके कारण ये क्या करता है, यूजुअली डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टाइम को थोड़ा सा कम कर देता है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अब वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स अपने पास क्या है, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल सच एज मैक्रोगोल और कार्बोवेक्स।
मैग्नीशियम लोरियल सल्फेट एंड फ्यूमेरिक एसिड। इसके सिवाय टॉल्क भी यूज होता है। तो टॉल्क में ग्लाइडेंट एक्टिविटी भी है, लुब्रिकेंट एक्टिविटी भी है। हम देखेंगे ग्लाइडेंट क्या होता है अभी। तो लुब्रिकेंट एक्टिविटी और ग्लाइडेंट दोनों है। बट इसमें क्या, टॉल्क में क्या रहता है, आयरन रहता है। अब आयरन क्या करेगा, आयरन या तो कॉम्प्लेक्सेशन करवा देगा या ब्रेक डाउन करवा देगा ड्रग्स का। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें आयरन को बचना पड़ता है। उसके बाद आते हैं एंटी एडहेरेंट्स। अब एंटी एडहेरेंस का काम क्या है, दे रिड्यूस द स्टिकिंग एंड एडिशन ऑफ एनी टेबलेट ग्रेन्यूल एंड पाउडर टू पंचेस ऑफ डाइवॉल। कुछ भी चिपके नहीं पंच से डाइवॉल पे, उसका ये काम करते हैं। क्या है एग्जाम्पल में, स्टार्च और उसके डेरिवेटिव सॉल्ट, मैग्नीशियम सीरेट, कोलोइडल सिलिका। फिर आ जाते हैं अपने ग्लाइडेंस विच आर फ्लो प्रोमोटर्स। तो इनका काम क्या है, दे इंटेंड टू प्रमोट द फ्लो ऑफ टेबलेट ग्रैन्यूल्स फ्रॉम हॉपर, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हॉपर में से जो पाउडर नीचे की तरफ आ रहा है टेबलेटिंग मशीन में, उसका फ्लो ये अच्छा करते हैं। इसके नए फ्लो प्रमोटर्स। एग्जांपल्स क्या है, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एरोसिल, कार्बोसिल और सिल्योइड ब्रांड नेम से। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट यूज कर सकते हैं और कॉर्न स्टार्च यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कलर, फ्लेवर और स्वीटनर। तो ये तीनों क्या हो गए, एस्थेटिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। तो कलर क्यों देते हैं, अगर कोई कलरफुल ड्रग है और हमें उसका कलर छुपाना है, या मिसमैच ऑफ कलर है ड्रग्स का, एक्सिपिएंट का हमें एक जैसा करना है वहां पे। कई केसेस में प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, कई केसेस में अच्छा प्रोडक्ट दिखे इसलिए भी। तो कलर्स में डाइज एंड लेक्स यूज करते हैं। डाइज यूजुअली वाटर सॉल्युबल होती है, लेक्स आर इनसॉल्युबल बिकॉज वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं। इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स आप यूज कर सकते हो सच एज टाइटेनियम डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। और कुछ केसेस में नेचुरल कलर्स सच एज रिबोफ्लेविन भी यूज हो जाता है। फ्लेवर क्या है, इट विल प्रोवाइड अ टेस्ट एंड अरोमा दैट इज फ्रेग्रेंस which will enhance consumer to consume the product। तो अगर कोई प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है, वहां पे हम फ्लेवर्स यूज करते हैं। सो यूजुअली फ्लेवर्ड ऑयल यूज करते हैं। तो फ्लेवर्ड ऑयल्स एंड स्वीटनर्स भी जो रहेंगे वो च्युएबल टेबलेट्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके सिवाय जो टेबलेट्स जो ओरली डिसइंटीग्रेट होने वाली है, डिस्पोजेबल टेबलेट्स हैं या ओरल सॉल्यूशंस, ओरल सस्पेंशन जैसी चीजें, वहां पे ये ज्यादा यूज होते हैं। देन यू हैव स्वीटनर्स। स्वीटनर्स क्यों यूज करते हैं, टू मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्वीटन ओरल डोजेस फॉर्म। तो वहां पे ये यूज हो जाएंगे। मैनिटोल है, सैकरिन है, एस्पार्टेम है। मैनिटोल जो है वो 72% स्वीटर है देन सुक्रोज। सैकरिन है वो 500 टाइम्स स्वीटर है देन सुक्रोज। और एस्पार्टेम है वो 200 टाइम्स स्वीटर है देन सुक्रोज। तो ये हो गए हमारे सारे एक्सीपियंट्स जो आपको पता होने चाहिए, डिटेल्स में भी पता होने चाहिए। बट जितना अभी हमने देखा उतना तो आपको बेयर मिनिमम पता होना चाहिए। तो आई विल जस्ट टेक अ पॉज हियर, विल चेक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, या स्पीड ज्यादा लग रही है कम लग रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, किसी को भी क्विकली इन द चैट विंडो। आई एम अज्यूमिंग सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। स्पीड इज ऑल्सो फाइन। या एचपीएम से फिल्म कोटिंग में यूज होता है, विल गो देयर, डोंट वरी। कोटिंग में भी जाएंगे थोड़ी देर में। परफेक्ट, ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा मशीनरी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सबको पता होगा डबल पंच मशीन, सिंगल पंच, मल्टी पंच मशीन। पंच करते हैं, कंप्रेशन होता है, कंपेक्शन होता है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में देखी हुई है। हम वो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये पंच मशीन तो सबने नोट्स में भी देखी होगी, पर हमने ये ऑलरेडी पहले डिस्कस की हुई है पंच मशीन। आई वोंट गो देयर विद द पंच मशीन। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इसके कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है।
तो इसके कंपोनेंट्स में एक तो आपका हॉपर हो गया, एक आपका डाई हो गया, एक पंच हो गया, एक कैम ट्रैक हो गया, फीडिंग मैकेनिज्म, टरेट्स एंड डाई टेबल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो you will have your dice, you will have your punches, upper punch और lower punch, then you will have your cam system या cam tracks जिसको बोलते हैं। फीडिंग होके बाहर से आ रहा है तो ये आपका एक फीडर लगा होगा जिसको फीडिंग मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ये पूरा जो टेबल है उसको टरेट बोल देते हैं, जिसमें डाई फिक्स हो रहे हैं उसको डाई टेबल बोल देते हैं। तो हॉपर का काम क्या है? टू होल्ड दी फीड, जो जिस पाउडर को आप कंप्रेस करने वाले हो उसको पकड़ के रखता है हॉपर। डाई का काम क्या है? जो आपका टेबलेट क्या शेप और साइज का होगा वो डाई के ऊपर रहेगा। पंच का काम क्या है? कंप्रेस करना। कैम ट्रैक का काम क्या है? गाइड करना पंचेस के मूवमेंट को। तो यहाँ पे आप देखोगे कैम ट्रैक क्या कर रहा है? पंचेस को ऊपर और नीचे कर रहा है, तो वो गाइड कर रहा है प्रैक्टिकली। फीडिंग मैकेनिज्म का काम क्या है? ये मूव करता है फीड को फ्रॉम हॉपर टू डाई। अब हॉपर से डाई के अंदर भी तो पाउडर आएगा ना, ग्लाइडेंट हमने डाला है जिससे वो फ्लो करेगा, बट स्टिल यू विल नीड सम पुश, तो वो फीडिंग मैकेनिज्म कर देगा। देन यू हैव टरेट्स, टरेट विल होल्ड योर पंचेस। देन यू हैव डाई टेबल्स, जो आपके डाइस को होल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका मशीन का सिस्टम। अब मशीन का सिस्टम हो गया तो अब टेबलेट बना देते हैं। तो टेबलेट्स के मेथड देखते हैं। तो प्रैक्टिकली तीन मेथड है। वेट वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। तो तीन मेथड हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या रहता है। तो पहले अपने कंपेयर कर लेते हैं। ओके, सो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं वेट ग्रैनुलेशन को एंड ड्राई ग्रैनुलेशन को। तो वेट ग्रैनुलेशन इज मोस्ट यूज्ड मेथड। इसमें क्या होता है? आप वाटर या कोई भी एक्वस मीडिया लेके अपना ग्रैनुलेशन कर रहे हो, या कोई भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक्वस वाटर लेके आप ग्रैनुलेशन कर रहे हो, इसके लिए मोस्ट कॉमन है। इसके अगेंस्ट ड्राई ग्रैनुलेशन में क्या होता है? यू यूज हाई स्ट्रेस विदाउट एनी सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो आपका टेबलेट बनता है वो स्ट्रेस से बनता है। तो यूजुअली यहाँ पे जो आपका डो बनेगा, जो आपके ग्रैन्यूल्स बनेंगे, उसके लिए आप कोई सॉल्वेंट को यूज नहीं करने वाले। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेट ग्रैनुलेशन एंड ड्राई ग्रैनुलेशन। ड्राई ग्रैनुलेशन में आप स्लगिंग करते हो या रोलर कंपैक्शन करते हो। तो जो वो मैंने बोला है कि आप सॉल्वेंट यूज नहीं करने वाले, वाटर यूज नहीं करने वाले, तो क्या यूज करोगे? तो या तो आप स्लगिंग कर सकते हो। स्लगिंग का मतलब क्या होता है? कि आप पाउडर को मिक्स करोगे, उसको कंप्रेस करोगे ओवर साइज टेबलेट्स के अंदर, एंड देन वो जो बड़े बड़े टेबलेट्स हैं उसको आप नील कर दोगे, उसका आप साइज रिडक्शन करोगे ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। रोलर कंपैक्शन में क्या होता है? पाउडर को आप मिक्स करते हो, दो रोलर्स के बीच में से, रोलर कंपैक्टर के बीच में से वो पाउडर जाता है, और यहाँ आपको एक शीट मिलती है। उस शीट को आप फिर वापस मील करके अपने ग्रैन्यूल्स बना लेते हो। तो प्रैक्टिकली काम जो हमारा है ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए, यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट का यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? आप या तो वाटर यूज कर रहे हो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हो। So that is your wet granulation and dry granulation method. I won't go into the advantages and disadvantages. दोनों के अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एक बार नोट्स में से वो देख लेना। तीसरा जो मेथड है अपना, वो है डायरेक्ट कंप्रेशन, विच इज माय फेवरेट, बिकॉज इसमें सबसे कम मेहनत है। क्या करना है आपको? सीधा पाउडर को मिक्स करना है, पाउडर मतलब एपीआई और एक्सीपिएंट को मिक्स करना है, और सीधा उसको कंप्रेस कर देना है। तो इसमें ना तो कोई सॉल्वेंट यूज हो रहा है, ना कोई एडिशनल यूनिट ऑपरेशन यूज हो रहा है, सच एज स्लगिंग और रोलर कंपैक्शन। तो इसके कारण ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। वाटर सॉल्वेंट के साथ जो भी इशू आता है वो अवॉइड हो जाता है, हीटिंग नहीं करना पड़ता, वियर एंड टीयर पंच में कम रहता है। बट इसके साथ इसके प्रॉब्लम्स आते हैं। यू विल नीड स्पेशल काइंड ऑफ एक्सिपियंस, स्पेशल एक्सिपियंस और स्पेशल एक्सपर्टाइज चाहिए ऐसे सब टेबलेट्स के लिए। इसके सिवाय फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी सच एज मिलार्ड रिएक्शन इसमें ज्यादा बढ़ जाती है। सिंस यहाँ पे सारा पाउडर यूज हो रहा है तो पाउडर पाउडर इंटरेक्शन कर सकता है, चार्ज डेवलप कर सकता है, रिपल्शन कर सकता है। तो वो सारे इश्यूज इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड।
नेक्स्ट आते हैं अपने टाइप्स ऑफ टेबलेट्स पे। तो टाइप ऑफ टेबलेट्स में सिंपल हम देखेंगे क्या टाइप है, क्या मतलब होता है उसका, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो स्टैंडर्ड और कंप्रेस या मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट्स, तो ये वो टेबलेट्स है जो डायरेक्ट आप माउथ में रख के स्वेलो करने वाले हो। स्टैंडर्ड टेबलेट जो होता है वो अपने वेट ग्रैनुलेशन, डबल कंपैक्शन, डायरेक्ट कंप्रेशन से बनता है। दिस इज फॉर रैपिड डिसइंटीग्रेशन एंड रिलीज। तो ये जो अपना नॉर्मल टेबलेट आता है उसकी बात हो रही है। देन यू हैव मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट। तो ये यूजुअली क्या होगा, टेबलेट के ऊपर टेबलेट, उसके ऊपर टेबलेट, तो मल्टीपल कंप्रेशन कर रहे हैं। सो लेयर टेबलेट बनते हैं। दिस इज फॉर सेपरेटिंग इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स। और आपको अगर रिपीट एक्शन चाहिए तो पहले ये फर्स्ट लेयर एक्शन देगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो वो सारी चीजें आप इसमें अचीव कर सकते हो। देन यू हैव डिलेड एक्शन और एंटेरिक कोटिंग। तो जो ये है, ये टेबलेट रिलीज करता है ड्रग को आफ्टर अ डिले और इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जीआईटी। तो ये यूजुअली आपके इंटेस्टाइन में जाके डिलीवर करने के लिए यूज होता है। तो दिस प्रोटेक्ट्स एसिड लेबाइल ड्रग्स। तो हमारा स्टमक का पीएच एसिडिक साइड पे है, अगर आपका ड्रग एसिडिक साइड पे डिग्रेड हो जाता है तो वो उसको बचाने के लिए ये टेबलेट्स काम आते हैं। या आपको लोकल एक्शन चाहिए इंटेस्टाइन में तब भी ये ड्रग्स काम आते हैं। देन यू हैव शुगर कोटेड टेबलेट्स। So these tablets are coated with sugar to mask taste and odor. So small tablets with enteric coated or cellulose and then multiple layer of syrups. तो जो आपका नॉर्मल टेबलेट है उसके ऊपर आप मल्टीपल लेयर ऑफ शुगर सिरप चढ़ाओगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बल्की टेबलेट्स बनते हैं यूजुअली। देन यू हैव फिल्म कोटेड टेबलेट्स। तो टेबलेट कोटेड विथ पॉलीमर फिल्म्स फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड टेस्ट मास्किंग। तो यहाँ पे आप पॉलीमर का सॉल्यूशन यूज करते हो, यूजुअली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को स्प्रे करते हो टेबलेट के ऊपर। देन यू हैव चूएबल टेबलेट्स, दिस आर फॉर चूअर। तो इसको पहले चू करते हैं देन यू स्वेलो। तो दिस इज आइडल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड एल्डरली, बट नॉट सुटेबल फॉर बिटर ड्रग। तो बिटर ड्रग को कोई भी चू नहीं करना चाहेगा, तो उसके लिए ये ज्यादा यूजफुल नहीं। देन यू हैव योर बकल एंड सबलिंगुअल टेबलेट्स। तो ये यूज होती है ड्रग एब्जॉर्प्शन इन माउथ में। तो जो बकल टेबलेट होता है दैट इज हेल्ड बिटवीन योर चिक एंड गम्स इन चीक पाउच। जो सबलिंगुअल टेबलेट होता है दैट इज हेल्ड बीनीथ योर टंग। जो ये पूरा बकेट और कैटेगरी है, यहाँ से आप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकते हो। रैपिड एक्शन ऑफ ड्रग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एंड दिस अवॉइड गैस्ट्रिक एसिड डिकम्पोजिशन। मीन्स माउथ में ही आपका एब्जॉर्प्शन हो जाने वाला है, तो गैस्ट्रिक सिस्टम में कुछ नहीं जाएगा, तो डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन जीआई फ्लूइड से नहीं होगा। देन यू हैव ट्रॉथी एंड लॉन्जेस। दिस इज अगेन फॉर एक्शन इन माउथ और थ्रोट, जैसे कि विक्स। तो सॉर थ्रोट में यूज होती है, कफ कंट्रोल में यूज होती है। दिस इज यूज फॉर एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, डिमल्सन। इज वॉइस better now? Can everybody hear me? Okay. तो जो लॉन्जिल्स होते हैं उसको हम पेस्टिल्स भी बोलते हैं। ओके। So they are usually used as cough drops. So longils are used by fusion. So usually formed by fusion और candy molding form। तो कैंडी बनाने के लिए मोल्ड्स यूज होते हैं, उसी में ये बनती है। सो सिंपल एग्जांपल विक्स को याद रख के चलना। Then you have dental cones. So these are the tablets that are placed in gum socket post tooth extraction. तो टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकलवाने के बाद यूजुअली वहां पे रखते हैं गम सॉकेट्स में, सो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। यूजुअली एंटीबैक्टीरियल और एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज के ड्रग्स का हम डेंटल कोन बनाते हैं। देन यू हैव योर इम्प्लांटेशन टेबलेट और डिपोट टेबलेट। सो टेबलेट डिजाइन फॉर सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन।
to provide prolonged drug effects. These are usually used in animals for growth hormones, but इसको देने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए भी यू विल नीड सर्टेन सर्जिकल टेक्निक. तो एक इंजेक्टर आता है नोन एज कॉर्न इंजेक्टर, यूजुअली हम उससे करते हैं. Then you have vaginal tablets, so tablets designed to slowly dissolution and drug release in vaginal cavity. So antibacterial, antiseptic, astringent steroids आते हैं. यूजुअली एक प्लास्टिक ट्यूब इंसर्ट इसको एडमिनिस्टर किया जाता है. Then you have effervescent tablets. So this tablet provide effervescence when added to water, dissolving rapidly due to chemical reaction between alkali bicarbonate, citric acid और tartaric acid और combination of both. So ये acid base reaction जैसा है, सोडा जैसा effervescence देके solution बना देते हैं. So this ये जो टेबलेट्स होते हैं इसको एटमोसफेयर से बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो ये वहीं पे रिएक्शन चालू कर देगा, इसीलिए इसे हम एयरटाइट कंटेनर्स में बंद रखते हैं. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज स्पेंसिंग टेबलेट्स. तो ये भी अगेन एक्सिपिएंट्स जो डिसॉल्व हो जाते हैं क्विकली इन क्लियर फॉर्म एंड सिंपल आपको पेशेंट को इनकॉर्पोरेट करके देना होता है वो होते हैं, बट दिस आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर. तो ओरली लेने से पहले काफी केयर की जाती है, and great care must be taken in packaging and labeling to prevent any misuse. Then you have hypodermic tablets. These are compressed tablets composed of one or more drugs with readily water soluble ingredients dissolved in sterile water. So याद रखना sterile tablet कौन सा होता है, hypodermic tablet होता है. Water or for injection and administer with parenteral route. तो ये क्या है, ये टेबलेट है जिसको आप इंजेक्शन फॉर्म में आगे देने वाले हो. तो यूजुअली आजकल ये यूज नहीं होता बिकॉज स्टेरिलिटी मेंटेन करना इज अ प्रॉब्लम. देन यू हैव ट्राइपलेट ट्राइचुलेट्स. So these are small, usually cylindrical tablet molded and compressed containing potent medication. तो ये यूजुअली स्मॉल स्केल पे बनती है हैंड ऑपरेटेड मोल्ड्स में. तो जहाँ पे इन हाउस फार्मेसीज होती है वहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी. तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबलेट. टेक अ पॉज हियर. एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? यस और नो क्विकली चैट विंडो में लिखो सब. वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम सबके साथ है क्या? या इट इज विद एनी वन स्टूडेंट ओनली? ओके, वॉइस प्रॉब्लम सबको है. some students saying yes, some saying no. ओके, लेट्स कंटिन्यू. इफ वॉइस प्रॉब्लम कम्स तो आप लोग चैट विंडो में लिखिए. अभी सब नेक्स्ट लिख रहे हैं यस नो यस नो. ओके, नाउ इट इज क्लियर. ठीक है, लेट्स गो टू इवैल्यूएशन ऑफ टेबलेट्स. इवैल्यूएशन ऑफ टेबलेट्स की जब बात हम करते हैं तो फिजिकल, केमिकल और बायोएबिलिटी प्रॉपर्टीज के लिए हम इवैल्यूएट करते हैं. स्टेबिलिटी स्टडी भी इसका पार्ट होता है. अनऑफिशियल टेस्ट की मैं जब बात करता हूँ तब आपके पास अपीयरेंस, साइज एंड शेप, ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टी, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी जैसी चीजें. एंड ऑफिशियल टेस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो वेट वेरिएशन, ड्रग कंटेंट, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन जैसी चीजें आ जाती हैं उसमें. तो फर्स्ट थिंग इज अपीयरेंस. अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो क्राउन का थिकनेस मेजर कर सकता हूँ माइक्रोमीटर और कैलिपर स्केल से. 0.5% का वेरिएशन अलाउड है. ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टी सच एज टेस्ट, कलर, ऑर्डर को पेशेंट कंप्लायंस में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. कलर मेजर करने के लिए हमारे पास तीन टेस्ट है सच एज माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर which will help you to measure the color uniformity and gloss on the tablet. Then you have tri-stimulus colorimetric measurement, and then you have reflectance spectrophotometry.
इसके बाद आ जाता है अपना फ्राइबिलिटी का टेस्ट। फ्राइबिलिटी का टेस्ट हम क्यों करते हैं? इट इज डन अंडर डिफाइंड कंडीशन ओनली ऑन अनकोटेड टेबलेट। इससे हमें पता चलता है कि कितना डैमेज हो रहा है अंडर डिफाइंड कंडीशन। तो इसके लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसे हम रॉश फाइब्रेटर बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लास्टिक का फाइब्रेटर है, इसके अंदर हम टेबलेट्स को लोड करेंगे। ये रोटेट करेगा 25 RPM, तो ये रोटेट करेगा। इसके अंदर हम 10 टेबलेट को एट अ टाइम डालेंगे, अनलेस उसका वेट 0.65 से कम है। अगर कम है तो ज्यादा टेबलेट्स हम डाल लेंगे, देन 20 टेबलेट्स। फिर उसको हम 100 टर्न्स के लिए छोड़ देंगे। तो 25 राउंड्स पर मिनट है, 100 राउंड्स कराने। तो यूजली 4 मिनट के लिए ये इक्विपमेंट चालू रहेगा। एंड टेस्ट से पहले, तो इनिशियल जब सैंपल रख रहे हैं तब, एंड आफ्टर टेस्ट दोनों टाइम हम इसका वेट का मेजरमेंट ले लेंगे। तो जो वेट का जो मेजरमेंट आएगा उसमें जो थ्रेशोल्ड अलाउड है लॉस ऑफ वेट का, वो 0.5 से 1% तक अलाउड है। तो अगर कोई भी क्रैक आ जाता है या टैबलेट टूट जाती है तो वो फेल हो जाता है टेस्ट। एंड आपका जो प्रायोरिटी का परसेंटेज है वो है वेट लॉस ऑफ टैबलेट डिवाइड बाय ओरिजिनल वेट इनटू 100। मॉइस्चर कंटेंट इफेक्ट करता है हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी को। रफ, अगर इसके सिवाय कोई टेस्ट करना है तो यू कैन डू वाइब्रेशन टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, इंक्लाइन प्लेन टेस्ट। बेटर नाउ? वॉइस बेटर नाउ? ओके, वॉइस इज अ प्रॉब्लम। Just a second, I will try to switch it to the another system. Is it better now for everyone? Yes or no? ओके। तो इसके सिवाय कौन से टेस्ट कर सकते हैं? वेबस्टर वैन एबे टेस्टर कर सकते हैं, दैट इज टू इंडिकेट एज डैमेज एंड हैंडलिंग। तो ये तो हो गया हमारा फ्राइबिलिटी। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट इज a test that certain amount of mechanical strength हमारे टेबलेट के अंदर है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, शिपिंग, डिस्पेंसिंग, इन सब का शॉक हैंडल कर सकता है। तो दिस टेबलेट में आपका जो टेबलेट है वो क्रश हो जाता है। तो फ्राइबिलिटी के एडिशन में इस टेस्ट को करते हैं टू चेक कि हमारा टेबलेट कितना सॉलिड है। तो इसके टेस्टर आते हैं सच एज मॉन्सेंटो, स्ट्रॉन्को, फाइजर, यूरेका, फ्लिंजर। Monsanto का प्रिंसिपल है इट विल यूज compressible springs between two plungers. Strongcob have hydraulic pressure. Pfizer have mechanical principle using pair of pilers. Eureka have small mechanical principle vertically, and Springer operates in horizontal position, and it is the most widely used one. तो जब आप हार्डनेस का टेस्ट कर रहे हो तो इट्स डन, जो यूनिट आता है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। यू यू यूज कैन यूज स्ट्रॉन्गकोब ऑल्सो और किलो न्यूटन ऑल्सो, दिस इज द कन्वर्जन यूनिट। जो हार्डनेस होता है वो डिपेंड करता है आपने कितना डाईफिल किया था और कितना उसमें कंप्रेशन फोर्स लगाया था। इसके सिवाय यू कैन डू विकर्स टेस्ट टू मेजर सरफेस हार्डनेस, जिसका मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सरफेस हार्डनेस इज 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हार्डनेस टेस्ट कुछ चीजों का हम नहीं करते हैं, सच एज लॉन्जिल्स और बकल टेबलेट्स।
बिकॉज ये यूजुअली डिजोल्व होती है, इनको डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं होती है। सो दैट इज द रीजन इनका हार्डनेस टेस्ट नहीं किया जाता है। देन यू हैव वेट वेरिएशन टेस्ट। तो वेट वेरिएशन टेस्ट आपको करना है तो 10 टेबलेट्स का आपको वेट निकालना है एंड देन उसको एवरेज कर लेना है। तो इसके दो लिमिट्स हमारे पास, एक यूएसपी का एक आईपी का है। आईपी का लिमिट जो है वो 80 मिलीग्राम, 80 to 250 मिलीग्राम एंड ग्रेटर देन 250 मिलीग्राम का है। जो उसमें डिफरेंस अलाउड है वो 10, 7.5 एंड 5% रिस्पेक्टिवली है। सेम वे में अगर यूएसपी में आप जाते हैं तो 130 to 324 एंड 324 मिलीग्राम्स है। जो वेट वेरिएशन अलाउड है वो 10%, 7.5% एंड 5% रेस्पेक्टिवली है। देन यूनिफॉर्मिटी इन डायामीटर, अगर आपका जो टेबलेट का डायामीटर है वो 12.5 mm से कम है तो 5% का वेरिएशन अलाउड है, प्लस माइनस। एंड 12.5 mm से ज्यादा का टेबलेट अगर आप बना रहे हैं तो 3% का वेरिएशन अलाउड है। तो दैट इज योर वेट वेरिएशन। के बाद आता है डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं? टू एस्टेब्लिश हाउ फास्ट आपका टेबलेट डिसइंटीग्रेट होगा इन फाइनर पार्टिकल। इसके लिए हम वेंडर कम डिसइंटीग्रेटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं विच लुक्स लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है, यू विल सी अ बास्केट रैक। तो ये आपका एक बास्केट का रैक आप देख सकते हो, उसमें 6 ओपन एंडेड ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होती है, 3 इंचेस लॉन्ग ईच, जो वर्टिकली हेल्ड होती है अपॉन 10 मैश का स्टेनलेस स्टील का वायर गॉज। तो इसके नीचे 10 मैश का वायर गॉज लगा हुआ था। तो टेस्ट करने के लिए क्या करना है, हर में एक एक टेबलेट आपको डाल देना है एंड इसको आपको इमर्स कर देना है इस बीकर के अंदर, जिसके अंदर आपका वाटर यूजुअली भरा रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर ये टू एंड फ्रो होगा एट अ रेट ऑफ 29 to 32 साइकिल्स पर मिनट। तो टेबलेट जो ये बीकर है उसमें 2.5 सेंटीमीटर अबव रहेगा बिलो द सरफेस, मतलब बीकर को नीचे टच नहीं होगा। तो जब आप ये टेस्ट करते हो तो आप टाइम नोट करोगे, सो बेस्ड ऑन दैट आपको पता चलेगा ये पास हुआ या फेल हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग अनकोटेड टेबलेट तो वाटर आप ले रहे हो एज अ मीडिया, 15 मिनट्स में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। कोटेड टैबलेट सच शुगर और फ्लेम कैन टेक वाटर और 0.1 नॉर्मल HCl, 60 मिनट्स में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। एंटरिक कोटेड टैबलेट यू कैन टेक 0.1 नॉर्मल HCl और मिक्स फॉस्फेट बफर एट pH 6.8, 2 घंटे से ज्यादा इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम लगेगा। वेजाइनल टेबलेट्स यू कैन टेक वाटर, 30 मिनट्स में डिसइंटीग्रेशन आ जाएगा। सॉल्युबल डिस्पर्सिबल एफर्वेसेंट टेबलेट, थोड़ा सा कोल्ड वाटर 19 to 21 डिग्री सेल्सियस एंड 3 मिनट्स में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स ऑल्सो। ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। हार्ड जिलेटिन, और एक ऑप्शन पिछले सालों में ऐसा भी देखने को मिला है, लेस देन 200 सेकेंड्स में कौन से टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स वाटर एट 37, 30 मिनट लगता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल वाटर एट 37, 60 मिनट्स लगता है। सो ये हो गया हमारा डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन करने के बाद हम कर लेते हैं डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के लिए यू हैव डिफरेंट यूएसपी apparatus. So you have basket, you have paddle, you have reciprocating cylinder, you have flow cell, you have a paddle over disc, you have cylinder and you have reciprocating disc. तो ये 7 अपने यूएसपी के हैं। अगर आप इंडियन फार्माकोपिया की बात करोगे तो फर्स्ट इज बास्केट एंड देन यू हैव पैडल। तो इंडियन फार्माकोपिया में ये दो। जब आपको डिसोल्यूशन करना है तो यू नीड अ डिसोल्यूशन मीडिया विच कुड बी वाटर, विच कुड बी बफर, विच कुड बी एसिड। जो मीडिया का वॉल्यूम चाहिए रहेगा वो 500 to 1000 ml लगेगा। यूजुअली 3 टाइम्स होता है ये आपके सॉल्युबिलिटी से, ड्रग के सॉल्युबिलिटी से। पीएच आपको मेंटेन रखना है बिटवीन 1 to 6.8। अगर आप बास्केट ले रहे हो, अगर आप बास्केट ले रहे हो तो 100 राउंड्स पर मिनट पे इसको चलाओगे। अगर आप पैडल ले रहे हो तो 50 चलाओगे।
देन यू हैव टेम्परेचर, इसको मेंटेन रखना है नॉर्मल बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, इसको आप मेंटेन रख के चलोगे। So this is the evaluation test. Any doubt till this point? Evaluation for drug pharma, a drug inspector exam is very very important. किसी को कोई डाउट है अभी तक पूरे सेशन में? यस और नो? किसी को वॉइस का अभी भी इशू आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स। आई सी वन स्टूडेंट सेइंग के इशू आ रहा है। और राकेश, कैन यू ट्राई रीलॉगिंग, बिकॉज और किसी को भी इशू नहीं है? विच मशीन यूज टू मेक टैबलेट ग्रैनुल्स में कुछ नहीं करना है, यू विल यूज अ सीव। ओके, तो आप क्या करोगे, जैसे आप आटा गूंदते हो वैसे आटा गूंदोगे, यूजिंग योर एपीआई एंड योर एक्सिपिएंट्स, देन यू पास इट थ्रू अ सीव ऑफ साइज, फिर उसको ड्राई कर दोगे और ग्रैन्यूल्स आर रेडी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट अपने देख लेते हैं टेबलेट कोटिंग। तो फर्स्ट कोटिंग जो हम देखेंगे वो है हमारा शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग में यू हैव 5 स्टेप्स प्रैक्टिकली। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका सीलिंग, देन यू हैव सब कोटिंग, देन यू हैव सिरप कोटिंग एंड कलर कोटिंग, एंड देन पॉलिशिंग। तो ये ऑर्डर याद रख लेना एक तो, कि इस ऑर्डर में ये स्टेप्स होते हैं। जो आपका सीलिंग होता है, इट्स वाटर प्रूफ कोटिंग applied to prevent tablet from absorbing excess moisture which could lead to softening or disintegration। अब इसमें जो सीलेंट्स आप यूजुअली यूज करते हो, विच इज शेलेक एंड जेन। अब शेलेक का अपना एक प्रॉब्लम है कि इट इज प्रोन टू एजिंग एंड पॉलीमराइजेशन एंड इट विल इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन टाइम। जेन जो होता है, इट्स अल्कोहल सॉल्युबल प्रोटीन डेरिवेटिव फ्रॉम कॉर्न। सब कोटिंग हम अप्लाई करते हैं टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड अप द टेबलेट साइज बाय 50 to 52%। This involves the application of sticky binder solution followed by dusting of subcoating powder and drying, and this step could be repeated 3 to 4 times until आपका मास बन के तैयार ना हो जाए। Then you have you use sticky binders such as acacia and gelatin solution। सब कोटिंग के लिए जो पाउडर यूज होता है वो टैल्क हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, एंड जब तक थिकनेस नहीं आए ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे। देन यू हैव सिरप कोटिंग और कलर कोटिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो भी आपका इम्परफेक्शन रह गया ड्यूरिंग सब कोटिंग स्टेप, उसको आप कवर करोगे, एंड टू इम्पार्ट डिजायर कलर टू द टेबलेट यू डू दिस स्टेप। सो फर्स्ट जो आप कोट करोगे वो यूजुअली ग्रॉसिंग सिरप से करोगे, सिंपल सिरप से, एंड जब तक पूरा टेबलेट स्मूथ ना हो जाए तब तक कोई कलर हम ऐड नहीं करते हैं। तो यूजुअली कवर करेगा इन्फेक्शन इम्परफेक्शन को, ऐड करेगा ऑर्डर को। इसमें आपको एक बहुत स्किल्ड पर्सनल की जरूरत पड़ेगी। इनिशियल सिरप कोटिंग में आपका सिरप ही रहेगा, एंड स्मूथ होने तक कुछ ऐड नहीं करेंगे। पॉलिशिंग ये आपका फाइनल स्टेप है। जो पॉलिशिंग इन्वॉल्व्स पॉलिशिंग द टैबलेट्स यूजिंग पाउडर वैक्स सच एज बी वैक्स और carabinol wax, or a warm solution of this wax is in naphthala or other suitable volatile solvent is added। तो ये शाइनी फिनिश देने के लिए यूज होता है। ये हो गया आपका पूरा शुगर कोटिंग। दूसरा कोटिंग होता है फिल्म कोटिंग। आप फिल्म कोटिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, नॉन नॉन एंटेरिक फिल्म कोटिंग, एंड देन यू हैव एंटेरिक फिल्म कोटिंग। तो जो एंटेरिक फिल्म कोटिंग होता है वो एक स्पेशल टाइप का कोटिंग होता है, जिससे आपका टेबलेट जो होगा वो सीधा जाके इंटेस्टाइन में ही काम करेगा।
जो आपका जीआईटी है या आपका स्टमक है वो बाईपास हो जाएगा, जिसके कारण अगर आपका कोई ऐसा एपीआई उसमें है जो डिग्रेड हो जाता है, वो वहां पे बच जाएगा। सो फिल्म कोटिंग, तो इट मेंटेन्स द ओरिजिनल वेट एंड शेप एंड साइज। तो इसमें जो साइज होता है, शुगर कोटिंग में हमने देखा कि 50% जैसा इंक्रीज हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इट इज मोर रेजिस्टेंट टू एब्रेजन देन शुगर कोटिंग। जो वेट गेन आएगा वो 2 to 6% आएगा। अगर नॉन एंटेरिक फिल्म कोटिंग की बात करूं तो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन एंटेरिक के हैं, such as HPMC, ethyl cellulose, povidone, HPC, sodium CMC, PEG, Udrazit, and cellulose acetate phthalate. तो cellulose acetate phthalate एक्चुअली ये एंटेरिक में आएगा। ओके, इसको याद रखना। देन एंटेरिक के अदर एग्जांपल है पिथैलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट पिथैलेट, पीवैप, HPMCP। इसके सिवाय आपको एंटेरिक कोटिंग के लिए pH डिपेंडेंट यूड्राजिट सच एज यूड्राजिट एल एंड यूड्राजिट एस आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कोटिंग। यू हैव टू कोटिंग, शुगर कोटिंग एंड फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग में एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना, शुगर कोटिंग में स्टेप्स अच्छे से याद रखेंगे हम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज टेबलेट डिफेक्ट्स। अब टेबलेट डिफेक्ट्स भी दो टाइप में होंगे। एक होगा अनकोटेड टेबलेट्स में, एक होगा कोटेड टेबलेट्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए डेफिनेशन क्यों होता है, क्या होता है। वैसे डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट, कैपिंग। इसमें क्या होगा, अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ टेबलेट सेपरेट्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द मेन बॉडी रिसेंबलिंग एज अ कैप। क्यों होता है? ड्यू टू एयर entrapment इन द कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन ऑन इजेक्शन फ्रॉम द डाई। लेमिनेशन, आपका टेबलेट विल सेपरेट इनटू टू और मोर डिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लेयर। टेबलेट के ऐसे लेयर हो जाएंगे, ये भी एयर एंट्रैपमेंट से होता है। देन यू हैव चिपिंग, तो ब्रेकेज ऑफ टेबलेट एज ड्यूरिंग हैंडलिंग और कोटिंग ऑपरेशन। तो क्या होगा, जो एज होगा वो आपका चिप हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू इनकरेक्ट मशीन सेटिंग यूजुअली, और इजेक्शन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम होगा। देन यू हैव क्रैकिंग, तो स्मॉल फाइन क्रैक्स आ जाते हैं टेबलेट सरफेस पे, विच इज नोन एज क्रैकिंग। तो दिस इज यूजुअली आप डीप कॉन्केव पंच अगर यूज कर रहे हो। मॉटलिंग, दिस इज अ फेवरेट वन। So what does mottling mean? Unequal distribution of color spots on the tablet surface. This is due to different color के आप excipients अगर use कर देते हो तो। Then you have picking. So small amount of tablet material sticking to the punch faces. तो क्या होगा, पंच के ऊपर आपका थोड़ा सा एपीआई चला जाएगा चिपक के, विच इज नोन एज पिकिंग। So this is usually due to engraving or improper drying of granular material. Then you have sticking और filming. तो इसमें क्या होगा, टेबलेट मटेरियल एडर्स टू द डाई वॉल, दैट इज स्टिकिंग। तो डाई वॉल से स्टिक हो जाएगा। या स्लो फॉर्म ऑफ स्टिकिंग ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर। तो स्लोली स्लोली अगर एक्सेसिव मॉइस्चर के कारण वो चिपक रहा है, तो दैट इज योर फिल्मिंग। ये यूजुअली इम्प्रॉपर ड्राइंग और लुब्रिकेटेड ग्रैन्यूल्स में देखा जाता है। देन यू हैव डबल इम्प्रेशन। So this is tablet will show multiple impression due to punch rotation during ejection. तो क्या होगा, आपको यहाँ पे ए चाहिए था, ऐसा ए ऐसा दो तीन इम्प्रेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल इम्प्रेशन पड़ गए। तो दिस इज यूजुअली ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पंच मूवमेंट। देन यू हैव बाइंडिंग, जिसका मतलब होता है टेबलेट एडहेयर और टियर इन डाई हिंडरिंग द इंजेक्शन। तो अगर टेबलेट बहुत सॉगी है, गीला सा है, एक्सेसिव मॉइस्चर है, या लुब्रिकेशन नहीं है, या आपका डाई खराब है, तब ऐसा इश्यू आपको देखने को मिलेगा।
अब आ जाते हैं कोटेड टेबलेट्स में। कोटेड टेबलेट्स में ब्लिस्टरिंग, लोकल डिटैचमेंट हो जाता है फिल्म का टेबलेट सबस्ट्रेट के ऊपर से, तो आपका जो टेबलेट का कोटिंग है वो निकल गया, तो एंट्रैप गैस है और ड्यू टू ओवर हीटिंग। फिर आता है आपका चिपिंग, तो फिल्म जो है वो आपका चिप हो गया एज से, दिस इज अगेन ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लूइडाइज्ड एयर, या पैन कोटिंग बराबर नहीं हुआ है। देन यू हैव क्रेटरिंग, तो वॉल्केनिक लाइक क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसा आपको इस पे से गड्ढे दिखेंगे बड़े बड़े, जैसे वॉल्केनो नहीं दिखता ऊपर से वैसा, तो दैट इज योर क्रैटरिंग। दिस इज ड्यू टू कोटिंग सॉल्यूशन पेनिट्रेट हो जाता है टेबलेट सरफेसेस के अंदर। ब्लूमिंग, तो डलनेस आपको दिखेगा कोटिंग का इमीडिएटली और आफ्टर स्टोरेज, तो स्टोरेज के बाद धीरे धीरे डल होने लगता है टेबलेट। This is due to low molecular weight ingredients on the surface such as plasticizers. Then you have blushing. So this is whitish specks or haziness in the film, precipitated polymer exhibited by high coating temperature. Then you have something called color variation. आपको different coating में color variation दिखेगा. So this is due to alteration in tablet appearance, frequency और spray zone. Then orange fill, ये बहुत important है. So this is rough non-glassy film surface resembling to the orange fill appearance. जैसा ऑरेंज का आउटर सरफेस होता है वैसा रफनेस दिखेगा आपको कोटिंग में. दिस इज ड्यू टू inadequate spreading of coating solution before drying. Then you have cracking or splitting. So this will have film cracks across the tablet, which is known as cracking, or splits around the edges, which is known as splitting. तो इंटरनल स्ट्रेस इन द फिल्म एक्सीड्स its टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसके कारण ये होगा. देन यू हैव पिटिंग, तो पिट्स आपको दिखेंगे टेबलेट सरफेस पे विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ कोटिंग, फिल्म कोटिंग. आपको जैसे आप लेमिनेशन कवर लगाते हो उसमें आपको बबल्स दिखते हैं, वैसे पिट्स दिखेंगे इसमें. तो टेबलेट को था जो टेम्परेचर एक्सीड कर रहा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मुलेशन मटेरियल से, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है. जैसा टेक अ पॉज हियर, पूरा टेबलेट हमने किया, उसमें आपको कोई भी डाउट है तो राइट दैट इन द चैट विंडो. अगर कोई भी डाउट नहीं है जस्ट राइट नो इन द चैट विंडो क्विकली एवरीवन. जब तक सब नहीं लिखेंगे विल नॉट मूव फॉरवर्ड. कम ऑन गाइस क्विकली. क्रेटरिंग, क्रेटरिंग में क्या होता है ना कि जैसे वॉल्केनो का ऊपर आप क्रेटर देखते हो वैसे क्रेटर्स पड़ जाते हैं टेबलेट के ऊपर, टेबलेट सरफेस के ऊपर. या स्टिकिंग होता है नो डाउट. स्टिकिंग में क्या होगा, आपके दो टेबलेट्स स्टिक हो जाएंगे. अच्छा, चिपिंग में क्या होगा कि छोटे छोटे चिप्स मे बी फ्रॉम एज और मे बी फ्रॉम क्राउन आपके अलग हो जाएंगे. स्मिथ यू कैन फॉरवर्ड मी दैट क्वेश्चन, आई विल हैव अ लुक. ब्लिस्टरिंग में क्या होगा आपका कि आपका कुछ कोटिंग का पार्ट अलग से ब्लिस्टर की तरह निकल जाएगा, दैट इज द ब्लिस्टरिंग. सुपर डिसइंटीग्रेंट के हमने तीन एग्जांपल देखे हैं. ब्रज जस्ट रिफर टू द स्लाइड डेक. तो टैबलेट टूलिंग की अगर मैं बात करूंगा तो यू विल हैव टूल बीडी, टूल डीडी. तो उसमें अलग अलग शेप साइज के पंचेस रहते हैं.
तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, एक बार जो अपने नोट्स है ना उसमें वो टेबल दिया हुआ है, जस्ट गो बैक एंड रेफर टू दैट टेबल। चार टाइप के उसमें दिए रहेंगे, बी, डी, बीबी एंड बी डी वाला, तो एक बार रेफर कर लेना। तो जो अभी तक हमने देखा वो खाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा ओवरऑल टेबलेट का सेशन कभी अटेंड करोगे या आपने किया रहेगा तो आपने देखा होगा दिस एंटायर सेशन यूजुअली टेक्स अराउंड 6 आवर्स, जो हमने 1 घंटे में खत्म किया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्प नॉलेज के लिए, ताकि आपका रिवीजन हो सके। सबलिंगुअल एंड चीएबल में हार्डनेस टेस्ट करवानी, और तो जो जो आपका टेबलेट डिसॉल्व होता है उसमें आपको डिसइंटीग्रेशन हार्डनेस करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो हार्डनेस स्टिल हम प्रिफर कर लेते हैं बिकॉज हैंडलिंग तो उसका होने वाला है, बट डिसइंटीग्रेशन नहीं करना है। तो हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज से रिलेटेड है, एंड अगेन वो अनऑफिशियल टेस्ट है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी का प्रोटोकॉल क्या है, बट फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब नहीं करता। और कोई डाउट? कम ऑन गाइस, पूछ लो अभी बिफोर वी मूव टू कैप्सूल्स। नो डाउट्स? So zeta sizing test will use a zeta meter. Okay. तो जीटा साइजिंग टेस्ट में जीटा मीटर को यूज करके इलेक्ट्रिक रिपल्शन से हम कोई भी पार्टिकल का साइज यूज कर सकते हैं, उसका टेबलेट से कोई लेना देना नहीं है। यूजुअली वो कोलॉइडल डिस्पोजेंस में यूज होता है। इसमें लो फ्लोर साइज से प्रश्न, स्मिथ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टॉपिक्स। अगर आपने अटेंड नहीं किए यूनिट ऑपरेशंस के सेशन, तो हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आई विल सजेस्ट यू टू रेफर बैक टू दोस सेशन। सो वहाँ पे हमने पूरा होलिस्टिक कवरेज किया हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टुडेज सेशन। आगे जाते हैं आज के सेशन में। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई सेशन मिस हो गया है तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप एक बार उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। सो फॉर एग्जांपल साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे सेशंस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। डिटेल्ड वाले सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीज़ें कवर की है। तो अगर आपका रह गया है तो प्लीज़ उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए और पीडीएफ एक बार रेफर कर लीजिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट योर स्कोर्स। लेट्स मूव अहेड। तो कैप्सूल्स में जाते हैं। कैप्सूल्स में हमें पता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिलेटिन। जिलेटिन का शेल हार्ड जिलेटिन हो सकता है, सॉफ्ट जिलेटिन हो सकता है। अगर हार्ड जिलेटिन है तो आपके पास एक कवर होगा, एक हेड होगा, एक बॉडी होगा, उसमें आप पाउडर डाल रहे हो। सॉफ्ट जिलेटिन है तो वो हर्मेटिकली सील्ड होगा। दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार रेफर करना है तो गो बैक टू दी नोट्स। बट जब हम जिलेटिन बना रहे हैं, जिलेटिन शेल बना रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जिलेटिन है, देन यू हैव प्लास्टिसाइजर, वाटर, डाइज, ऑप्टिसिफाइंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो अब जिलेटिन के अगेन देयर आर टू टाइप्स। जिलेटिन बनता कैसे है? इट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल बोन्स, हाइड्स, फ्रोजन पोर्क। तो जो उसका सारा प्रॉपर्टी, इट विल डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ कोलेजन एंड द मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन दैट यू आर डूइंग। बोन से हो सकता है, पॉर्क से हो सकता है। इवैल्यूएशन के लिए हम ब्लूम स्ट्रेंथ यूज करते हैं या विस्कोसिटी या आयरन कंटेंट देखते हैं। इवैल्यूएशन अभी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ए जिलेटिन होता है और टाइप बी जिलेटिन होता है। ए से एसिड याद रख लो, बी से बेस याद रख लो, तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एंड एसिड हाइड्रोलिसिस।
ये पॉर्क स्किन से बनता है, ये ग्रीन बोन से बनता है। ए का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 9 है, बी का 4.7 है। ब्लूम स्ट्रेंथ जो इसका इवैल्यूएशन टेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेजर्स द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जिलेटिन। होता क्या है इसमें, आप एक प्लंजर लेते हो, उसको डीप करते हो, ये जो प्लंजर होता है इसका 0.5 इंच का डायमीटर होता है, उसका 4 mm डिप करते हो इन 6.6% जिलेटिन सॉल्यूशन, जो 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा होता है फॉर 17 आवर्स। अब ये प्लंजर जितना जिलेटिन को डिस्प्लेस करेगा, दैट विल बी योर ब्लूम स्ट्रेंथ। जो आइडियल रेंज है 150 से 250 है, बट ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो greater the bloom strength of gelatin, greater is the physical stability, and cost of gelatin is directly proportional to the bloom strength. इसके बाद आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर चेन लेंथ। कैसे डिटरमाइन करेंगे, 6% कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को वाटर में करेंगे हीट 60 डिग्री सेल्सियस में, and उसका विस्कोसिटी मेजर कर लेंगे। तो जो रेंज आएगा वो 25 से 45 मिलीपोज आएगा। लो इज 25 to 32, हाई इज लो विस्कोसिटी हाई ब्लूम जिलेटिन। ये यूज होता है कैप्सुलेशन ऑफ हाइग्रोस्कोपिक व्हीकल्स और सॉलिड्स। आयरन कंटेंट और द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज इन मैन्युफैक्चर। तो जिलेटिन वॉशिंग के लिए हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को यूज करते हैं। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आयरन कंटेंट हमारा मेजर्ड हो। जो लिमिट है, इट इज नॉट मोर देन 15 पार्ट्स पर मिलियन, एंड दिस इज ट्रू फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। फिर हम प्लास्टिसाइजर यूज करके डिटरमाइन करते हैं कि हम सॉफ्ट जिलेटिन बनाएंगे या हार्ड जिलेटिन बनाएंगे। सॉफ्ट जिलेटिन में क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर ज्यादा होती है। तो द रेशियो ऑफ ड्राई प्लास्टिसाइजर टू ड्राई जिलेटिन डिटरमाइंस द हार्डनेस ऑफ द जिलेटिन शेल। प्लास्टिसाइजर जो यूज होता है वो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और कॉम्बिनेशन है। रेशियो के हिसाब से डाई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन, जितना ज्यादा ग्लिसरीन में ऐड करूंगा, हार्ड से मीडियम सॉफ्ट हो जाएगा वो। फिर आते हैं डिफरेंट एडिशनल कंपोनेंट सच एज प्रिजर्वेटिव्स। मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन 4:1 की रेशो में यूज होता है। देन यू हैव कलरेंस। कलरेंस सच एज फूड एंड ड्रग, कॉस्मेटिक डाइज एंड ड्रग एंड कंट्रोल, कॉस्मेटिक वाटर soluble डाइज, लेक्स, पिगमेंट्स, वेजिटेबल कलर्स, ये सब कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ऑपेसिफायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फ्लेवरिंग, इथाइल वेलिन, एसेंशियल ऑयल्स जैसी चीजें। सुक्रोज टू प्रोड्यूस चूएबल शेल, फ्यूमेरिक एसिड, इसको अच्छे से याद रखना है हमें। तो दिस विल एड योर solubility, reduce aldehydic tanning of gelatin अप टू 1% हम ऐड कर सकते हैं। जब हार्ड जिलेटिन बनाना है तो हमारे पास एक बॉडी है, एक कैप है, इसके अंदर हम हमारा पाउडर भर सकते हैं। बट हार्ड जिलेटिन कहाँ पे यूज नहीं करना है, अगर आपका जो पाउडर इसमें आप डालोगे बहुत ज्यादा सॉल्यूबल है तो हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्या होगा, तुरंत बाहर आ जाएगा, सडन रिलीज होगा उसका, एंड वो इरिटेट कर सकता है स्टमक को। हाईली एफोरेसेंट होगा, अगर वो क्या करेगा, कैप्सूल को सॉफ्ट बना देगा, और डेलिक्वेसेंट होगा तो सारे मॉइस्चर को खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और कैप्सूल को ब्रिटल बना देगा। साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट। साइज 0 0 होगा तो वो सबसे बड़ा साइज। 5 जो है, मतलब जैसे जैसे आप नंबर बड़ा करोगे साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो साइज उल्टा चल रहा है। तो अगर आप 0 0 ले रहे हो तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी आ सकते हैं कंपेयर टू 5। इसे याद रखना। सिंपल क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कैप्सूल और द लार्जेस्ट कैप्सूल। सिंपल सा क्वेश्चन। के बाद हम चले जाते हैं हार्ड जिलेटिन के थोड़े से डिटेल्स में। हार्ड जिलेटिन को बनाने के लिए यू हैव टू मेथड्स। फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड, सेकेंड इज
डिप इन मेथड यूजुअली कमर्शियल स्केल पे यूज होता है। इसमें 7 स्टेप्स आपके रहते हैं। आप जिलेटिन सॉल्यूशन बनाते हो, तो सॉल्यूशन आपने बनाया, उसमें आपने डिप किया, पिन को डिप किया, फिर उसको सेट होने दिया, फिर उसको स्पिन किया ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, फिर उसको आपने ड्राई कर लिया। ड्राई करके उसका कट करेंगे, विच इज उसको पहले निकालेंगे, यूनिफॉर्म साइज एंड शेप में उसको कट और ट्रिम कर लेंगे। फिर आप अपने बॉडी और कैप को ज्वाइन कर दीजिए। तो दैट इज योर एंटायर मेथड। इसको हम अच्छे से याद रखेंगे, इस मेथड को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली ये जो पूरा साइकिल है, एक साइकिल ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो अपना 45 मिनट्स का होता है। और जो आपका ये पूरा थिकनेस ऑफ कैप्सूल वॉल है, वो कंट्रोल होता है विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन सॉल्यूशन से एंड स्पीड एंड टाइम ऑफ डिपिंग से। तो ये भी पार्ट हम याद रखेंगे। ये तो हो गए स्टेप्स। अब आगे जाते हैं। सो ये हार्ड जिलेटिन में मॉइस्चर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर हमारा है वो 12 to 15% है। अगर बिलो 10% चला जाता है तो आपका जो कैप्सूल है वो ब्रिटल हो जाएगा, उसमें डायमेंशनल चेंजेस आएंगे, हैंडलिंग करते टाइम वो क्रैक हो सकता है। तो ऐसी सब चीजें होने के चांसेस है। अगर अबव 16 जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा फिलिंग में, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ चला जाएगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉफ्ट और टेकी हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अंदर के मटेरियल को भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान रखना। इसके सिवाय जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वाइल्ड स्टोरेज, इट शुड बी बिटवीन 30 to 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे। इसके सिवाय जब हम फिलिंग करते हैं तो कुछ एडिशनल स्टेप्स करते हैं, सच एज रेक्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि एम्प्टी कैप्सूल सेल्स जो होते हैं उन सबको एक ही डायरेक्शन में लेके आना होता है। देन आप क्या करोगे, बॉडी को और कैप को अलग करोगे, फिर एक मेजर्ड अमाउंट में आपका मटेरियल इसमें भरोगे, डोजिंग फिल करोगे, फिर इन दोनों को वापस ज्वाइन कर दोगे और आप कलेक्ट कर लोगे। सो इससे आपको फिल्ड कैप्सूल मिल जाएगा अपना। डोजिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, ओके, जिससे एक्यूरेट डोज का मटेरियल भर सकते हो। तो दो मेथड है, डायरेक्ट फिलिंग और इनडायरेक्ट फिलिंग। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स मिल जाएंगे। तो मशीन्स के नाम एक बार देख लेना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके सिवाय फिनिशिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट तैयार हो गया है एक बार उसके बाद। तो फिनिशिंग के लिए यू कैन डू पैन पॉलिशिंग, क्लोथ डस्टिंग और ब्रूशिंग। तो पैन पॉलिशिंग के लिए आप एक्ला कोटा टेम्पलेट कोटिंग मशीन यूज कर सकते हो, जिसमें आप एक पॉलीयूथरा क्लोथ या चीज क्लोथ को यूज करके अपने पूरे टेबलेट के कैप्सूल के लॉट को पॉलिश कर सकते हो। क्लोथ डस्टिंग कर सकते हो, जिससे क्या होगा, बल्क कैप्सूल से रब with the cloth that may or may not be impregnated with inert oil। इसके सिवा ब्रशिंग करते हैं, तो ये सॉफ्ट ब्रशेस होती है, जिससे कोई भी एडिशनल जो डस्ट होता है कैप्सूल के ऊपर वो रिमूव हो जाता है। और इसके साथ साथ वैक्यूम भी यूज करते हैं। इसके सिवाय सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मशीन सच एज रोटोसॉर्ट। तो ये क्या है, एक मैकेनिकल सॉर्टिंग डिवाइस है जिससे पाउडर
लूज पाउडर या अनफिल्ड जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं, या फिल्ड और अनफिल्ड बॉडीज होते हैं, या लूज कैप्स होते हैं, ये सारी चीजों को रिमूव करने के लिए काम आता है। तो इट कैन हैंडल अप टू 1,50,000 कैप्सूल्स पर आवर, एंड ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक मशीन है। इसके सिवाय यूरेका किया मशीन है अपने पास, जो डी डस्टिंग एंड पॉलिशिंग में यूज होता है मशीन्स के। सो इट्स अ डी डस्टिंग एंड पॉलिशिंग मशीन। ये ऑटोमेटिकली आपके डी डस्ट भी कर देगा, पॉलिश भी कर देगा। PM60 है। दिस ऑफर्स 2 यूनिट। तो एक तो इसमें वैक्यूम यूनिट होता है, जिससे कोई भी अनफिल्ड कैप्सूल रिमूव हो जाएगा, और दूसरा यूनिट होता है क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग मशीन का। इसके सिवाय हम इम्प्रिंटिंग करते हैं, कैप्सूल्स के ऊपर प्रिंटिंग। तो ये दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और कंपनी आइडेंटिफिकेशन। इसके लिए मशीन्स आते हैं सच एज हार्नेट, मार्कम, एक्ले, दैट इज इम्प्रिंटिंग मशीन बेस्ड ऑन ऑफ ग्रेव प्रिंसिपल। सो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय वेट वेरिएशन टेस्ट के लिए दो इक्विपमेंट हम याद रखेंगे। फर्स्ट इज रोटोवे, सेकंड इज वेरिकैप 1200। रोटोवे जो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव एनर्जी ऑफ लो पावर एक्सरे बीम। और वेरिकैप जो है, इट इट मेजर्स द चेंज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कैपेसिटेंस वेरिएशन। तो ये दो इक्विपमेंट वेट वेरिएशन के लिए आ गए। इसके सिवाय देयर सर्टेन स्पेशल टेक्निक सच एज सॉल्युबिलिटी लिमिट टेस्ट हम करते हैं, वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट और एसिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट। वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट में क्या होता है, इफ द कैप्सूल फेल्स टू डिसॉल्व इन वाटर एट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इन 15 मिनट्स। एसिड सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, कैप्सूल डिसॉल्व्स इन लेस देन 5 मिनट्स इन 0.5% एक्वस HCl वेट बाय वेट एट 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। इसके सिवाय फॉर्मलिन ट्रीटमेंट होता है, दिस इज टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन फिल्म। इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होता है आपके जिलेटिन मॉलिक्यूल का, विच इज योर एल्डिहाइड बॉन्डिंग के कारण। इसके सिवाय अगर मुझे कैप्सूल का कोटिंग करना है, तो आई कैन डू विथ सेलॉल, शेलेट, सेल्यूलोज एसीटेट पिथालेट और रेजिन के साथ। इसके सिवाय अगर मुझे जिलेटिन की जगह कुछ यूज करना है, अगर कोई आके मुझे बोलता है कि मुझे तो जिलेटिन का टेबलेट में कैप्सूल नहीं बनाना, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दैट आई हैव? अदर ऑप्शंस जो मेरे पास है, वो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, दैट इज योर HPMC, और पुलुलान। तो ये ऑप्शंस हमारे पास प्रेजेंट है। जस्ट टेक अ ब्रेक हियर, लास्ट इफ यू गाइस हैव एनी डाउट। अभी तक कोई भी डाउट है किसी को भी? हम्म, कोई भी डाउट है, जस्ट ऐड दैट इन द चैट विंडो। नो डाउट। अच्छा, फ्यूमेरिक एसिड होगा, द वन दैट यू आर आस्किंग। आर यू आस्किंग अबाउट फ्यूमेरिक एसिड, जतिन? ओके, सो फ्यूमेरिक एसिड का क्या है, इट विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी का पूरा कंसेप्ट है ना इसके अंदर, दैट इज बेस्ड ऑन द लिंकिंग। जो जिलेटिन मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग होगी ड्यू टू एल्डिहाइड। तो अगर मैं इस क्रॉस लिंकिंग को कम कर देता हूँ, तो सारा जिलेटिन मॉलिक्यूल सेपरेट सेपरेट होगा, जिससे उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो फ्यूमेरिक एसिड क्या करता है, रिड्यूसेस एल्डिहाइड टैनिंग ऑफ जिलेटिन। ये एल्डिहाइड बॉन्ड्स को कम कर देता है, जिसके कारण इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। उसके अगेंस्ट में फॉर्मलिन ट्रीटमेंट उल्टा करता है, एग्जैक्टली उल्टा। परफेक्ट, लेट्स मूव अहेड। सॉफ्ट जिलेटिन देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो वी नो सॉफ्ट जिलेटिन आर hermetically सील्ड, जिसके आप अंदर लिक्विड, सस्पेंशन, सेमी सॉलिड भर सकते हो।
पील मेडिकेशन अगर आपको देना है तब ये यूज होता है, इजीली फॉलो हो जाता है। साइज और शेप की अगर मैं बात करूं तो ये राउंड, ओवल, ऑब्लॉन्ग शेप में आता है। तो ये ऑब्लॉन्ग है, ये ओवल है, ये राउंड है, एंड इवन सपोजिटरीज भी यहाँ पे दिए हैं आपको। तो जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है वो 20 मिनीम का साइज है फॉर ऑब्लॉन्ग, 16 मिनीम का है फॉर ओवल, 9 मिनीम का है फॉर राउंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिनीम, तो एनीबॉडी टेल मी मिनीम का कन्वर्जन टू वॉल्यूम। एमएल में कितना होता है मिनीम का कन्वर्जन? 1 ml कितना मिनीम होता है? अच्छा, 0.006, ठीक है। तो अगर मैं 1 ml ले रहा हूँ दैट इज इक्वल टू 16.2 मिनीम्स, और अगर मेरे को इसको उल्टा करना है इज इक्वल टू 0.06 इसको याद रखेंगे सब। तो ये मिनीम इज नथिंग, इट्स वॉल्यूम। तो 20 मिनीम फॉर ऑब्लॉन्ग, 16 मिनीम फॉर ओवल, एंड 9 मिनीम फॉर राउंड। ठीक है। अब कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिशन में जिलेटिन तो हमें पता ही है लगेगा, प्लास्टिसाइजर लगेगा, हमने ऑलरेडी देखा है। जैसे जैसे मैं प्लास्टिसाइजर का अमाउंट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मुझे मिलेगा। यू हैव ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। वाटर कंटेंट इसमें 6 to 10% अलाउड है, और जो मेजरमेंट का मेथड यूज होता है वो हमारा टोल्यूइन डिस्टिलेशन मेथड या एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूज होता है। प्रिजर्वेटिव, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबीन इन रेशियो ऑफ 4:1। कलरेंट, एफडीएनसी और सर्टिफाइड लेक्स। ऑपेसिफायर्स, टिटेनियम डाइऑक्साइड यूज होगा। फ्लेवरिंग एजेंट इथाइल वेलेन। अगेन फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम रहेगा। अब जो मेथड इसके लिए यूज होंगे, यू हैव योर प्रेट प्रोसेस, यू हैव रोटरी डाई प्रोसेस, ये लार्ज स्केल के लिए बहुत इफेक्टिव है। you have rotary die process, then you have ecogel machine which is used to fill the powdered dry powder को सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में भरने के लिए एकोजेल मशीन यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली टेबलेट सॉरी कैप्सूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, पीएच एंड कैप्सुलेटेड प्रिपरेशन शुड बी बिटवीन 2.5 to 7.5। जो भी आप ड्रग डाल रहे हो 2.5 से 7.5 के पीएच के अंदर होना चाहिए। बिकॉज अगर मोर एसिडिक है, अगर 2.5 से कम है तो आपका जिलेटिन शेल का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अगर ज्यादा है तो जिलेटिन शेल का टेनिंग हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड लिंकिंग हो जाएगा, जिससे सॉल्युबिलिटी आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसके सिवाय वेट वेरिएशन टेस्ट, अगर लेस देन 300 है 10%, मोर देन 300 है 7.5% अलाउड है। डिसइंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्ट जिलेटिन 60 मिनट्स, हार्ड जिलेटिन 30 मिनट्स, वेंडरकेम डिसइंटीग्रेटर यूज होता है। इक्विपमेंट्स, कैप्सूल के जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं सच एज रोटोशॉट, अनफिल्ड लूज कैप्सूल का शॉटिंग मशीन को रोटो शॉट बोलते हैं। रोटोफिल, this will fill pellets in the uh, hard gelatin capsule. Ecofill, this will fill powder in hard gelatin capsule. Ecogel, this will fill powder in soft gelatin capsule. Rotoweigh, this is a high-speed capsule weighing machine. And Shedinder, which is a capsule polishing machine. तो कैप्सूल्स में हमें इतनी चीजें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में पता होनी चाहिए। आई विल टेक अ पॉज हियर, लास्ट यू गाइस, कोई भी डाउट है तो डाउट मेंशन करो चैट विंडो में। अगर डाउट नहीं है तो जब तक
सब नो नहीं लिखेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। क्विकली राइट नो। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो, डाउट है तो पहले डाउट लिखो। कोई डाउट नहीं है, किसी को भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, सो टिटेनियम डाइऑक्साइड ऑप्रेसिफायर इज फॉर, जो आपका कैप्सूल है उसके अंदर क्या है वो नहीं दिखेगा। फ्यूमेरिक एसिड जो मैंने ऐड किया है वो क्या है, विद टाइम कैप्सूल का कलर डार्क पड़ जाता है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं टेनिंग। उसे रोकने के लिए मैंने फ्यूमेरिक एसिड ऐड किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। विथ क्लियर है? ठीक है। शैल वी मूव अहेड एवरीवन? ओके, सो ये हो गया कैप्सूल्स। अब जाते हैं हम हमारे तीसरे पार्ट ऑफ द सेशन पे, विच इज एरोसोल। अब हमें पता है एरोसोल्स क्या है। इट्स अ कंप्रेस्ड प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म, जिसको आप यूजुअली परफ्यूम्स के रूप में भी यूज करते हो डे टू डे लाइफ में। तो दैट इज द एरोसोल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो एरोसोल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट में हमारे पास क्या होते हैं? You will have something called as propellant. You have a container, you have a wall and actuator system, and then you have your product. तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स किसी भी एरोसोल को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट थिंग है विच इज योर प्रोपोलेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ एरोसोल, ये ऑलमोस्ट 5 से 95% हो सकता है। इसके दम पे ही हमारा प्रोडक्ट बाहर आता है। The propellant responsible होता है for developing proper pressure in the container system. This will aid the automation and form production of the product. अब ये जब भी बाहर आता है तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है और हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर को रिलीज कर देता है। So there are two types of propellant. One is your liquefied gas, other is your compressed gas. लिक्विफाइड गैस में आपका क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इथर जैसी चीजें आ गई। कंप्रेस गैस में क्या आ गया, वाटर इमिसिबल गैसेस सच एज आर्गन एंड नाइट्रोजन, और वाटर मिसिबल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, टाइप वन विच इज योर लिक्विफाइड गैसेस, दिस इज फॉर ओरल and inhalation. Fluorinated hydrocarbons such as trichloromonofluoromethane, which is also known as propellant 11, dichloro-difluoromethane, which is also known as propellant 12. Then you have topicals such as propane and butane. Then you have your compressed gas as propellant B, nitrogen and carbon dioxide. अब वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ये प्रोपोलेंट 11 क्यों है, प्रोपोलेंट 12 क्यों है, ये नाम कैसे आया। ये हमने डिटेल्ड सेशन के अंदर किया है। अगर किसी को रेफर बैक करना है तो प्लीज गो टू दैट सेशन। एक स्लाइड है, आपको वहां पे कैलकुलेट करना सिखाया गया है।
क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो इट्स इट्स अ चॉइस ऑफ प्रोपोलेंट फॉर ओरल एंड इनहेलेशन। एडवांटेजेस है, ये केमिकल इनर्ट है, लैक ऑफ टॉक्सिसिटी है, नॉन फ्लेमेबल है, लैक ऑफ एक्सप्लोसिवनेस है। डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट एंड ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन ये करता है। तो यूजुअली क्या होता है, जब आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे हो तो आप दो को मिक्स करोगे एंड वो ब्लेंड को आप यूज करोगे डिजायर्ड फाइनल प्रेशर को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइक्लोरोमोनो क्लोरोमीथेन प्रोपेलेंट 11, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन प्रोपेलेंट 12, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन प्रोपेलेंट 114। देन आ जाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। टॉपिकल्स के लिए यूज होते हैं, इनएक्सपेंसिव है, एक्सीलेंट है एंड ओजोन से भी पंगा नहीं ले रहे। बट प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेमेबल है एंड अननोन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोपो प्रोपेन है जिसको हम प्रोपेलेंट A108 बोलते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। आइसोब्यूटेन है प्रोपेलेंट A31, याद रखना पड़ेगा। ब्यूटेन प्रोपेलेंट A17, इसे भी हम याद रखेंगे। ये हो गए आपके हाइड्रोकार्बन। तो गैस हो गए हमारे, प्रोपोलेंट्स हो गए। सेकंड है हमारा कंटेनर। तो जो भी कंटेनर आप बना रहे हो वो प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। 180 टू 140 टू 180 psig पाउंड्स पर स्क्वायर इंच वॉज एट 130 फ़ारेनहाइट। तो ये एक रिक्वायरमेंट सब किसके लिए है? कंटेनर कैसे हो सकते हैं? मेटल के हो सकते हैं, टिन प्लेटेड, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील के, ग्लास के हो सकते हैं, अनकोटेड ग्लास या प्लास्टिक ग्लास। तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जब मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, टिन प्लेटेड हो सकता है। टिन प्लेटेड मोस्ट कॉमनली यूज मेटल कंटेनर है। अब इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल एक बड़ा सा शीट आता है, उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। इसमें कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है। जब आप मोल्ड कर रहे हो तो या तो आप 3 पीस में कर सकते हो या 2 पीस में कर सकते हो, या टिन फ्री भी बना सकते हो। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप उसको कैसा भी मोल्डिंग दे सकते हो। सेकेंड आपके आ जाते हैं एल्यूमिनियम कंटेनर। एल्यूमिनियम कंटेनर एक्सट्रूजन मेथड से बनते हैं एंड ये यूजुअली सीमलेस होते हैं। एक्सट्रूजन मेथड का मतलब क्या होता है? एक डाई जैसा मैकेनिज्म होता है, उसमें आप डाल दो वो उसका शेप ले लेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी का एक प्रॉब्लम है। तो लीकेज हो सकता है, इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, कोरोजन का भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप एल्यूमिनियम प्लस इथेनॉल प्लस प्रोपोलेंट 11 डालते हो तो इससे हो जाता है आपका कोरोजन। तो ये कॉम्बिनेशन को आपको इसके साथ अवॉइड करना पड़ेगा। देन यू हैव योर स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को आप एम्प्लॉय करते हो टू प्रोड्यूस कंटेनर्स फॉर सर्टेन स्मॉल वॉल्यूम एरोसोल्स विच अ ग्रेट डील ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको छोटे वॉल्यूम के अगर एरोसोल्स बनाने हैं तो स्टेनलेस स्टील। एंड यहाँ पे क्या आपको केमिकल रेजिस्टेंस का भी एक रिक्वायरमेंट सर्व हो जाता है। तो जो मेन लिमिटेशन यहाँ पे आता है स्टेनलेस स्टील का है वो उसका हायर कॉस्ट। देन यू हैव योर ग्लास कंटेनर्स। ग्लास कंटेनर्स परफ्यूम बॉटल्स में एस्थेटिक वैल्यू के लिए यूज होते हैं, और दूसरा इसमें कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है ये प्रेशर को इतना हैंडल नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन में आप भेजोगे तो टूटने के चांसेस है। सो दीज आर लिमिटेड टू द प्रोडक्ट हैविंग लो प्रेशर। तो 33 psig तक ले पाते हैं, जहाँ पे आपको फिर प्रोपोलेंट कम यूज करना पड़ेगा। ये यूजुअली टॉपिकल्स में यूज होते हैं या मीटर डोज इनहेलर्स में यूज होते हैं। अगेन दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज अनकोटेड, देन यू हैव प्लास्टिक कोटेड। तो अनकोटेड जो होगा वो लेस कॉस्ट और हाई क्लैरिटी के लिए होगा, एंड अंदर जो भी मटेरियल है वो आप बाहर से क्लियरली देख सकोगे। देन यू हैव प्लास्टिक कोटिंग। ये आपके ग्लास को टूटने से बचाएगा और अंदर क्या है वो भी आपको इतना क्लियरली नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, कंटेनर हो गया, प्रोपोलेंट डाल दिया, बट अब एक मैकेनिज्म आपको चाहिए जिससे आपका प्रोडक्ट बाहर आ सके। उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं वॉल। तो वॉल असेंबली का फंक्शन होता है टू परमिट एक्सक्लूजन ऑफ द कंटेंट of the can in desired form and desired rate, and in case of metered wall in proper amount or dose. Okay. So
दैट इज द मेजर फंक्शन। अब ये जो पूरा सिस्टम होता है इसमें प्लास्टिक भी यूज होता है, रबर भी, एल्यूमिनियम भी, स्टेनलेस स्टील भी। उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, हमें हर कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज योर एक्ट्यूटर, then you have your stem, then you have your gasket, then you have your spring, then you have mounting cap which is also known as ferrule, then you have housing, then you have dip tube। तो यहाँ पे आप है ना सिंपल एक चीज ध्यान में रखो। कोई एक परफ्यूम के बॉटल को ध्यान में रखो, ओके। सो उसके ऊपर एक आपको कैप मिलेगा, तो वो आपका एक्यूटेटर हो गया। उसमें एक ऑरिफिस का इंसर्ट होगा जिससे प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, वो कनेक्टेड होगा स्टैम्प से। ये पूरा मैकेनिज्म गैसेट से कनेक्टेड होगा। देन एक वॉल्व का कैप होगा, एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होगा, स्प्रिंग मैकेनिज्म में स्प्रिंग कप और स्प्रिंग होगा, फिर वॉल होगा और एक ट्यूब अंदर जा रहा होगा टू द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसको दिमाग में रख के हमेशा इसको याद रखना। अब एक एक कंपोनेंट का यूज देख लेते हैं, किससे बना होता है वो देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट थिंग जो आता है वो हमारा एक्ट्यूटर आता है। ये एक सिंपल सा बटन होता है जिसको प्रेस करके यूजर एक्टिवेट करता है पूरे सिस्टम को, एंड प्रोडक्ट बाहर आता है। तो इट विल परमिट इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल। इसके ऊपर एक ऑरिफिस लगा होता है जिससे आपका प्रोडक्ट डिस्चार्ज होगा। तो बेस्ड ऑन दिस डिसाइड होता है आपका प्रोडक्ट मिस्ट में फॉर्म में आएगा, स्प्रे में आएगा, सॉलिड में आएगा, फॉर्म में आएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट एक्यूटेटर्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट आपका प्रोडक्ट बाहर आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्यूटेटर लगाता हूँ, ये फॉर्म बाहर आएगा, शेविंग फॉर्म, तो उसका अलग टाइप का होगा। अगर मैं एक्यूटेटर लगाता हूँ कि मीटर्ड करके पेशेंट को डोज मिलना चाहिए, तो उसका अलग सिस्टम होगा। तो ये सारा जो आपको फाइनल प्रोडक्ट बाहर मिल रहा है वो डिपेंड करेगा एक्यूटेटर पे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कंपोनेंट्स का वैल्यू नहीं है। जब सारे एक साथ मिलके परफेक्ट काम करते हैं तब फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है। एक्यूटर देख लिया हमने, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज स्टेम। तो ये सपोर्ट करता है आपके एक्यूटेटर सिस्टम को, एंड इट डिलीवर्स द फॉर्मुलेशन इन प्रॉपर फॉर्म टू द चेंबर ऑफ एक्यूटर। दिस इज मेड अप ऑफ नाइलॉन एंड डेरिन। Then you have your gasket. This is placed with the stem and prevent leakage of the formulation। तो ये आपका गास्केट यहाँ पे। दिस इज अगेन मेड अप ऑफ बूना एन और नियोप्रीन रबर। देन यू हैव योर स्प्रिंग। तो ये आपके यहाँ पे स्प्रिंग है। So this holds the gasket in place and is the mechanism by which the actuator retracts when the pressure is released। तो जब आप बटन दबाते हो तो वो ऊपर नीचे होता है, वो ये स्प्रिंग के कारण होता है। Okay? So this spring is made up of stainless steel। Then you have mounting cap which is also known as wall cap or ferrule। So this is your wall cap। ये ऐसा कैप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। So this is used to attach the wall to the container। This is made up of thin plated steel or aluminium or brass। Under the side of the wall cup, it is coated with double epoxy, single epoxy or double epoxy or vinyl resins। इसके बाद आपका आता है वॉल बॉडी और हाउसिंग। दिस इज वॉल हाउसिंग आपका। So this directly below the mounting cap and housing links the dip tube and the stem and the actuator। This is made up of nylene and डेरिन। अब इसका एक जो डायामीटर होता है that depends on the dip tube। इसके साथ एक ऐसा डिप ट्यूब लगा हुआ होता है, ये डिप ट्यूब आपके प्रोडक्ट के एंड के अंदर तक जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट इसका एक रेंज है 0.013 से 0.08 इंचेस के बीच में ये होता है। जो फाइनल आपका कंपोनेंट है विच इज डिप ट्यूब। Okay, so this will extend from the हाउसिंग डाउन इनटू द प्रोडक्ट। तो ये एकदम आपका जो बॉटल होगा उसके एकदम एंड तक ऐसे जा रहा होगा। और इसका काम क्या है कि बचे सारा फॉर्मुलेशन एक्सपेल हो सके। दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन। एंड इसका जो डायमीटर यूजुअली आप देखोगे या लेंथ आप जो देखोगे वो 0.12 इंच से लेके 0.125 इंच तक का आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका डिप्टी। जस्ट टेक अ पॉज हियर। अभी तक कोई भी डाउट है इन एरोसॉल्स?
नो डाउट्स। परफेक्ट। ठीक है, तो आगे चलते। अब आते हैं हम हमारे मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे। तो तीन मेथड्स हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट इज प्रेशर फिलिंग, सेकेंड इज कोल्ड फिलिंग, एंड थर्ड इज कंप्रेस गैस फिलिंग। अभी मैं आपको खाली यहाँ पे नेम बता रहा हूँ। इफ यू डोंट नो दिस, एक बार डिटेल में जाके देखना। काफी डिटेल में हमने ये मेथड का डिस्कशन किया हुआ है, बट नाम एटलीस्ट आपको तीनों पता होने चाहिए। तो दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज योर इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एरोसॉल्स। तो इसमें काफ़ी टेस्ट है अपने पास, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टेबिलिटी का टेस्ट, जिसमें फ्लैश पॉइंट एंड फ्लेम प्रोजेक्शन टेस्ट आता है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज such as vapor pressure, density, moisture content, identification of propellants and concentrate propellant ratio. Is voice better now, everyone? सबको आ रहा है अभी क्लियर आवाज? परफेक्ट, ठीक है। तो हम इवैल्यूएशन टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके सिवाय हमारे पास इवैल्यूएशन टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे हम एरोसोल वॉल डिस्चार्ज रेट देखते हैं, स्प्रे पैटर्न देखते हैं, नेट कंटेंट देखते हैं, फॉर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, लीकेज। फिर बायोलॉजिकल टेस्ट में थेरेपेटिक एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी स्टडीज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको एक बार देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। तो जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है दैट इज फ्लेम पॉइंट टेस्ट। उसके लिए हमें एक एपरेटस चाहिए जिसका नाम है टैग ओपन कप एपरेटस। इसमें आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को चिल करोगे -25 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फिर टेस्ट प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है इट इज अलाउड टू इंक्रीज स्लोली, एंड टेम्परेचर जब तक वो वेपर बन के इग्नाइट नहीं हो जाता, आग नहीं लग जाती, उस पॉइंट को मेजर करेंगे। दैट इज नोन एज योर फ्लैश पॉइंट। तो इसके लिए आपको एपरेटस चाहिए विच इज योर टैग ओपन कप एपरेटस। एपरेटस का नाम अच्छे से याद रखना। देन यू हैव योर फ्लेम प्रोजेक्शन। फ्लेम प्रोजेक्शन टेस्ट में क्या करना है, प्रोडक्ट को स्प्रे करना है फॉर 4 सेकेंड इनटू फ्लेम, and then the flame is extended and the exact length is measured using a ruler। यहाँ पे आप देखो, आपने एक बंसन बर्नर लिया है, यहाँ से आप फ्लेम पे डाल रहे हो, ये ऐसे में आगे जा रहा है, इसको आप रूलर से मेजर करोगे। दैट इज योर फ्लेम प्रोजेक्शन टेस्ट। देन यू हैव योर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए यू हैव योर प्रेशर गॉज, यू कैन यूज कैन पंचरिंग डिवाइस। डेंसिटी के लिए यू हैव योर हाइड्रोमीटर एंड टिक्नोमीटर। मॉइस्चर मेजर करने के लिए यू यूज कार्ल फिशर मेथड और गैस क्रोमेटोग्राफी। प्रोपेलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज गैस क्रोमेटोग्राफी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर आते हैं हमारे परफॉर्मेंस के टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में एरोसोल वॉल डिस्चार्ज रेट। इसमें क्या होगा, आपको वॉल का डिस्चार्ज रेट मेजर करना है। तो कंटेंट ऑफ एरोसोल प्रोडक्ट इज वेटेड, इज डिस्चार्ज फ्रॉम द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या करोगे आप खाली कंटेनर लोगे, उसमें वेटेड अमाउंट में प्रोडक्ट भरोगे, फिर आप उसको रिलीज करोगे फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड रीवे करोगे कंटेनर को आफ्टर टाइम लिमिट। तो जो इनिशियल वेट था माइनस जो फाइनल वेट आया डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू ग्राम पर सेकेंड में कितना रिलीज हुआ। So that is your aerosol wall discharge rate. Then you have your spray pattern. Spray pattern में क्या होता है? The method is based on the impigmentation of spray on the piece of paper
दैट हैज बीन ट्रीटेड विद डाइऑटॉल। तो क्या करोगे, आप एक पेपर लोगे, उसको आप ट्रीट करोगे डाइऑटॉल के मिक्सचर पे, एंड उसके ऊपर फिर आप स्प्रे करोगे अपना एरोसोल। जैसे आप स्प्रे करोगे, जो पार्टिकल उस पे स्ट्राइक होगा वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होके एक पैटर्न आपको देगा, एंड वो पैटर्न को आप रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर कंपैरिजन मैनर। सो हर बार आप स्प्रे करके उस चीज को मेजर करके रख सकते हो, सो वो आपको स्प्रे पैटर्न बताएगा। देन योर नेट कंटेंट, नेट कंटेंट में क्या करना है, टेड कैन लेना है आपको, और उसको प्लेस करना है फिलिंग लाइन पे, रीवे करना है, एंड देन वे डिफरेंसेस इन द नेट कंटेंट। तो खाली कैन लिया, उसको वेट किया, फिर उसको फिल किया, फिर वेट किया, तो जो डिफरेंस इन वेट आया दैट इज योर नेट कंटेंट। सो दिस इज वन वे। सेकेंड वे एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है। यहाँ पे क्या करना है, वेइंग अ फुल कंटेनर, भरा हुआ कंटेनर वे करना है, फिर सारे प्रोडक्ट को डिस्पेंस करना है, और जो डिस्पेंस हुआ हुआ प्रोडक्ट है उसको वे करो, दिस विल गिव यू द नेट कंटेंट का वेट। तो इसमें क्या आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, इट्स अ डिस्ट्रक्टिव मेथड। देन यू हैव योर फॉर्म स्टेबिलिटी टेस्ट। एक तो विजुअली आप कर सकते हो, टाइम टू टाइम फॉर गिवन मास टू पेनिट्रेट द फॉर्म। सो जो फॉर्म बना होगा उस पे आप एक स्पेचुला लेके धीरे से पेनिट्रेट करो या रॉड इंसर्ट करो, तो पता चल जाएगा कि कितने टाइम तक वो स्टेबल रहेगा। या फिर आप रोटेशनल विस्कोमीटर से उसका विस्कोसिटी मेजर कर लो, तो वहां से भी आपको फॉर्म का स्टेबिलिटी पता चल जाएगा। देन यू हैव पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। उसके लिए यू कैन यूज कास्केड इम्पैक्टर, और यू कैन यूज लाइट स्कैटरिंग डीके मेथड। फाइनल टेस्ट दैट इज योर बायोलॉजिकल टेस्ट, उसमें थेरापेटिक एक्टिविटी करेंगे फॉर इनहेशनल एरोसॉल्स, इट विल डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज। फॉर टॉपिकल एरोसॉल इट इज अप्लाइड टू द टेस्ट एरिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ थेरेपेटिक इंग्रेडिएंट्स कैन बी मेजर्ड। टॉक्सिसिटी का अगर मुझे टेस्ट करना है फॉर इनहेलेशन एरोसॉल, exposing the test animals to vapor sprayed from aerosol container। ओके, तो टेस्ट एनिमल पे हम कंटेनर पे स्प्रे करके चेक कर सकते हैं। और टॉपिकल एरोसोल इरिटेशन एंड चिलिंग इफेक्ट को हम डिटरमाइन करते हैं। जस्ट टेक अ पॉज हियर, विल चेक इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स। कोई भी डाउट है किसी को भी, यस और नो? इफ नो, हम थोड़े क्वेश्चन लेंगे। वन गाइस क्विकली, यस और नो? नो? ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका थोड़ा रिवीजन अच्छे से हो। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, आपको चैट विंडो में ऑप्शन ए बी सी डी लिखना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन, क्विकली। कम ऑन गाइस, क्विकली।
ठीक है, लेट्स क्विकली डिस्कस दिस वन। यहाँ पे पूछा गया है नेचर ऑफ प्रोपेलेंट के लिए क्या यूज होता है। नेचर ऑफ प्रोपेलेंट के लिए जीसी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, गैस क्रोमेटोग्राफी। लेट्स मूव अहेड, सी वन मोर क्वेश्चन क्विकली। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस वन। क्या बोला गया है, गैस्केट किससे बनता है। तो गैस्केट कहाँ पे होता है, गैस्केट एरोसॉल में होता है हमारा। एंड गैस्केट इज मेड अप ऑफ ब्यूना एन एंड नियोप्रीन रबर, सो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन गाइस क्विकली। तो रेशो ऑफ ड्राई टू ग्लिसरीन टू जिलेटिन, तो प्लास्टिसाइजर टू जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन में ड्राई ग्लिसरीन कम होगा, तो 0.69, 0.4 ठीक है, 0.89, 0.1 तो बिल्कुल ही नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। लेट्स सॉल्व वन मोर क्विकली। बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या पूछा है, पूछा है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जिलेटिन। तो ए का और बी का दोनों का पता होना चाहिए। ए का 9.0 है और बी का 4.7 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। लेट्स सी वन मोर क्विकली। Okay, let's discuss this. Moisture content of empty hard capsule shell should be, empty hard capsule shell should be 12 to 15 के बीच में। ऑप्शन ए सही है। 10 से कम होगा तो ब्रिटल हो जाएगा, और 16 से ज्यादा होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
quickly. Let's let's solve this. Dash works on the principle of dielectric constant and removes the unfilled capsules. Okay, अनफिल्ड कैप्सूल्स को रिमूव करता है। क्या है वो? रोटोवेट नहीं, रोटोवेट नहीं है। वेरी कैप, यस। एक्लोफिल तो फिलिंग है, रोटोफिल भी फिलिंग है। रोटोवे वे करता है। सो वेरी कैप इज द करेक्ट आंसर है। आई होप जिसने भी ए और डी सिलेक्ट किया है दे आर क्लियर। लेट्स सी वन मोर। Which of the following component guides the movement of punches? So cam track guides the movement of punches. So option B is the correct answer here. See one more. Quickly, guys, quickly. Okay, let's discuss this. Which of the following process includes formation of large tablets as intermediate sub step? तो large tablets किसमें बनते हैं? लार्ज tablets हमारे बनते हैं ड्राई ग्रैन्युलेशन के अंदर। ड्राई ग्रैन्युलेशन में you have two methods. One is slugging and other one is roller compactor. So roller compaction में तो you use roller compaction, slurring में आप large tablets बनाते हो। तो slugging is the correct answer, option B. Okay, last question for the day, quickly.
Okay, let's discuss this. Dash tablet held in cheek pouch while dash tablet held beneath tongue. Beneath tongue is sublingual and cheek pouch is buccal. So buccal option A is correct. Sublingual buccal nahi, depot nahi. So option A is the correct option here. So guys, that's all for today's revision session. I hope this was helpful for your revision. अगर कोई doubt है, I am here to take your doubts regarding your preparation, regarding any of the topics. I hope you enjoyed the session today and keep preparing. Best of luck for your exams. Thank you for joining in. See you in the next session. If you don't have any comments, questions for me, please feel free to drop from this session. I'm here for 5 more minutes to take any of your doubts. Any doubts, guys, from anyone? Smith postology won't require one entire session. Maybe what you can do is, can you go back and refer to the notes first and then just text me? We'll figure out how we can include postology in any other session.